सो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये हम लोग ने पिछली क्लास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया था, राइट? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने क्या देखा था भाई, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब ठीक है। सो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग देखें तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट था, इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लेट्स से इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट था, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट था, ये जो एंगल बना रहा है इससे, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन से बना रहा है, इसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते थे, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो tan थीटा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सो tan थीटा इज इक्वल टू f बाय n हो जाएगा। f हमारा म्यू इंटू n है, राइट, डिवाइडेड बाय n, n कैंसिल हो गया, सो म्यू इज इक्वल टू tan theta हम लोग कह रहे थे। So this was angle of friction which we did in the last class. Is it clear? अब आ जाते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग पे। सो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग is defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that the body placed on the plane just begins to slide down and incline. तो मान लो हमारे पास एक ठीक है, ये हमारे पास एक, पता नहीं तुम लोग देख पा रहे हो उसको, आर यू एबल टू सी दिस? सो इफ यू सी, ये देख रहे हो ना? सो बेसिकली एक मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक रिमोट है, ये रखा हुआ है, इसको जैसे जैसे हम लोग ऐसे इंक्लाइन इसका बढ़ाएंगे, है ना, तो अगर हम लोग इसको टेबल पे मान लेते हैं रखा हुआ, राइट, और इसके इंक्लाइन को हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल से इसके इंक्लाइन को अब इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे कि ये मूव करने लगे, तो दैट एंगल एट विच दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग इज बेसिकली नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो तुम लोग को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए हम आई हैव ऑर्डर्ड, मतलब आ भी गया है, सो क्वारंटाइन में है अभी, तो आई हैव ऑर्डर्ड बेसिकली फ्यू इक्विपमेंट्स जिससे कि वो हम एक्सपेरिमेंट, मतलब ये सब करके दिखा सके, जिससे तुम विजुअलाइज कर सको चीजों को। सो अगली क्लास में आई विल शो यू आल्सो, आई हैव ऑर्डर्ड एन इंक्लाइन प्लेन और छोटा सा द मॉडल और पुली और वो मासेस, ये सारी चीजें हम लोग के पास है, तो हम लोग वो एक्सपेरिमेंट्स कर भी सकते हैं जब हम क्वेश्चन समझते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? बेसिकली पहले हॉरिजॉन्टल है, जैसे जैसे तुम इसको इंक्रीज करोगे एक ऐसा एंगल आएगा जिसमें ये मूव करना शुरू कर देगा, तो दैट एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। So angle of repose or angle of sliding is defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that the body placed on the plane just begins to slide down the incline. मतलब कि वही वाली बात अभी फिर से अगर हम यहाँ पे तुमको समझाएं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऑब्जेक्ट है, जैसे जैसे इसके इंक्लाइन को इंक्रीज करते जाओगे एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लाइन आएगा जहां पे कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, तो वो एंगल जिसपे कि ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, दैट एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर है सबको? क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ सर। नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, वहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Its value depends on material and nature of the surfaces in contact.
तो ये जो एंगल ऑफ रिपोज है क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे, जिस मटेरियल का वो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ब्लॉक है या फिर जो इंक्लाइन प्लेन है, नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों जो सरफेस है उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि मतलब वहां पे पानी वानी तो नहीं है, या फिर मतलब उसका जो सरफेस है बहुत ज्यादा स्मूथ तो नहीं है, बहुत ज्यादा रफ तो नहीं है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा. इन फिगर ए बी is an inclined plane such that body placed on it just begins to slide. तो इस मोमेंट पे अगर ऑब्जेक्ट जस्ट begins to slide, right? So इसका मतलब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है ना, इसका वेट यहाँ नीचे की तरफ क्या होगा, mg हो जाएगा, है ना. तो इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ है, दिस इज बेसिकली mg sin अल्फा, राइट. और एक फोर्स जो है वेट का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो mg cos अल्फा हो जाएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन r है ना. तो ये mg sin अल्फा अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करना शुरू होगा, है ना. ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, जब ये जो वेट है इसका कंपोनेंट mg sin अल्फा, इफ इट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, देन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन. So the various forces involved are weight, normal reaction, force of friction, okay. And now mg can be resolved into two rectangular components. एक हो गया mg cos alpha, which is perpendicular to the incline, and mg sin alpha opposite to F, जो friction force के. Equilibrium के केस में mg sin alpha और F बराबर है, और R किसके बराबर है, mg cos alpha के बराबर है, right? तो अब अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो F बाय आर tan अल्फा हो जाएगा. F इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज म्यू इंटू आर. तो F बाय आर क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है. इसको रिप्लेस कर लो F बाय आर. F बाय आर को अगर हम म्यू से रिप्लेस कर लेंगे तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये mg कट गया, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा. ठीक है. सो F बाय आर इज इक्वल टू म्यू which is equal to tan अल्फा. तो बेसिकली हमने देखा कि भाई ये जो coefficient of friction है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर भी है, tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा के बराबर भी है, और tan अल्फा के बराबर भी है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू tan अल्फा. सो tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ repose. So coefficient of limiting friction between any two surfaces in contact is equal to tangent of angle of repose between them. And we have already seen that coefficient of friction is equal to tangent of the angle of friction. So angle of friction is equal to angle of repose. Is this clear? Yes, sir. तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई what is angle of repose? And show that the angle of repose, tan of the angle of repose is equal to coefficient of limiting friction. उसके अलावा ये भी आ सकता है कि show that the angle of repose is equal to angle of friction. Okay, so ये सारे questions बन सकते हैं जहाँ पे derive करके ये सारा निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, so a heavy box of mass 20 kg is placed on a horizontal surface. So if coefficient of kinetic friction between the box and the horizontal surface is 0.25, so mass हो गया हमारा 20 kg का, ठीक है. और जो coefficient of friction, kinetic friction mu k is equal to 0.25. Calculate the force of kinetic friction. F k is equal to mu k into n, right? तो n क्या है, mg के बराबर है. n is equal to mg होगा. एक heavy box है, placed on a horizontal surface, इसका mass m है, तो weight नीचे mg होगा, तो normal reaction n is equal to mg. So heavy box of mass this is placed if coefficient of kinetic friction between the box and the
calculate the force of kinetic friction, also calculate the acceleration produced under a force of 98 Newton applied horizontally. हम लोग एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसको कैपिटल F लिख रहे हैं, और इसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा स्मॉल f, राइट. तो स्मॉल f k कर लो काइनेटिक फ्रिक्शन में, तो इसको स्मॉल f k कर, राइट. अब जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं दैट इज 98 न्यूटन. F इज इक्वल टू 98 न्यूटन, राइट. तो पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे, राइट. N इज इक्वल टू, N इज इक्वल टू mg को हम लोग यूज करके, सो हमारे पास है Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी. म्यू के का वैल्यू 0.25 है, मास 20 है, जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, राइट. सो 0.25 इंटू 20 इज 1/4 इंटू 20, 20/4 5 हो जाएगा, ये कैंसिल होके 5 इंटू 9.8 is 49 Newton. So kinetic friction 49 Newton हो गया. Acceleration produced under a force of 98 Newton. So देखो net force, external force F minus frictional force Fk is equal to mass into acceleration. ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव करेगा. सो इसमें अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं 98 माइनस 49 इज इक्वल टू 20 इंटू ए. सो दिस इज 49/20 is equal to A. So values अगर हम देखेंगे 49 divided by 20 का 2.45 मीटर पर सेकेंड पर ये एक्सेलरेशन. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes. So a wooden block is kept on a polished wooden plank whose inclination is increased gradually. ठीक है, तो एक वुडन प्लैंक पे हमने रखा हुआ, उसका इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं. द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग व्हेन द प्लैंक मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो जब ये प्लैंक 25 डिग्री बनाता है तब ये ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा हुआ है ये स्लिप करने लगे. तो थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री पे ब्लॉक ये स्लिप करता है. However, once started, the block can continue with uniform speed if the inclination is reduced to 21 degree. मतलब 25 डिग्री पे मूव करने लगेगा और 21 डिग्री वापस उसको कम करना पड़ेगा अगर इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करना है ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, इसीलिए ऐसा. कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लैंक. तो सिंपल है बेसिकली. जो काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में म्यू के इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू tan 25 डिग्री हो जाएगा, राइट. म्यू एस, सॉरी, म्यू एस इज इक्वल टू tan 25 डिग्री एंड म्यू के इज इक्वल टू tan 21 डिग्री, है ना. जब मूव करने लगा तो एंगल ऑफ रिपोज 21 डिग्री हो गया, जब स्टैटिक था तो एंगल ऑफ रिपोज 25 डिग्री था. ठीक है, सो बेसिकली इसको कैलकुलेट कर लेंगे. मतलब अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख सकते हैं. tan 25 0.4663 है और tan 21 0.3838 है.
ठीक है, so इससे म्यू एस और म्यू के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. सबको आ गया समझ? Yes, sir. Now, work done in moving a body over a rough horizontal surface. So we know that friction always opposes the relative motion between any two surfaces in contact. So hence, some work has to be done in moving a body over a rough horizontal surface. Okay. So as is clear from figure, on a level track, the weight mg of the body is balanced by a normal reaction R. So R is equal to mg हो जाएगा एक level track में, ठीक है? So basically, this normal reaction R is equal to mg. Now to just move the body on a level track, we have to apply a force P, which is at least equal to the force of friction F. तो अगर इसको मूव कराना है तो जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा, मतलब फ्रिक्शन है, उस उतना एक्सटर्नल फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा. तो applied force should be greater and equal to friction force. So minimum applied force which should be applied for an object to move is equal to the friction force F. So under the action of applied force, suppose the body slides through the distance S. So work done is equal to force into distance. है ना? तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो P इंटू एस कर लेंगे या F इंटू एस कर लो, एक ही बात. ठीक है, क्योंकि P तो F के बराबर है, तो P इंटू एस कर ले या F इंटू एस कर ले, तो वर्क डन इससे हम लोगों को निकल के आ जाएगा. ठीक है, now so as mu k is equal to F by R, तो हमारे पास ये जो फोर्स है दैट इज म्यू के इंटू आर हो जाता है, राइट. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू के इंटू आर, फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू के आर कर देंगे तो म्यू के आर इंटू एस हो जाएगा. आर का वैल्यू एम जी के बराबर है, तो म्यू के एम जी इंटू एस हो गया. सो नोइंग मास ऑफ द बॉडी, distance s moved and the coefficient of friction mu, we can calculate the work done in moving the body over a rough inclined plane. So obviously it would depend upon first weight of the body, second material and nature of surfaces in contact, and तीसरा distance moved. ये तीन चीज पे ये डिपेंड करेगा. ठीक है, तो वेट, मटेरियल, देखो म्यू के पे डिपेंड कर रहा है, वेट पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस मूव, ये तीन चीज पे वर्क डन डिपेंड. Now work done in moving a body up a rough inclined plane, right? So अगर rough inclined plane है, वहां पे अगर हमें वर्क डन निकालना है, तो suppose m is the mass of the body that has to be moved up a rough incline. तो अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर हमें पुश करना है, ठीक है, ऊपर पुश करेंगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स क्या किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा F, राइट. और एक mg साइन थीटा ऑलरेडी नीचे की तरफ लग रहा है. यहाँ r किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर है. सो म्यू के इंटू आर करोगे मतलब म्यू के इंटू mg cos थीटा होगी. तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है, इसका वेट mg ऑफ द बॉडी, नॉर्मल रिएक्शन r एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन AB, and force of friction F acting along the plane AB. So weight mg can be resolved into two rectangular components. हमने देखा mg cos theta opposite to r है और mg sin theta down the plane. r is equal to mg cos theta हो गया, और जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था P, that was, अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराना है तो एक तो mg sin theta जो नीचे लग रहा है वो तो है ही, और फ्रिक्शन फोर्स F भी है.
So P is equal to mg sin theta plus of F. Under the action of this force, suppose the body slides through a distance up the incline. तो अगर s distance incline के ऊपर गया तो फोर्स वर्क डन क्या हो गया, P into S हो गया. P का वैल्यू mg sin theta plus F है, तो mg sin theta plus F into S हो जाएगा, राइट. सो mg sin theta plus F क्या है हमारा, mu k into R है. Okay, so this is F mu k into R into S. ठीक है. So if you see this, so work done will be mg sin theta plus mu k into mg cos theta into S, और mg को बाहर कर लोगे तो mg into sin theta plus mu k cos theta into S. This is the work done. Work done by the force of friction या work done by an external force in moving an object up the incline. ठीक है. So work done in moving the body up a rough inclined plane is calculated by this formula. Now if you see this example, so a cricket ball is rolled on ice with a velocity of 5.6 meter per second and comes to rest after traveling 8 meter. Find the coefficient of friction given g is equal to 9.8. So initial velocity is 5.6 meter per second. Final velocity 0 है, 0 meter per second. Distance s is equal to 8 meter है, right? तो अब हमारे पास v square is equal to u square plus 2as करके a निकालेंगे. 0 is equal to 5.6 square plus 2 into a into 8. So acceleration a is equal to 5.6 square minus of 5.6 square divided by 16. So this is 1.96 minus of 1.96 meter per second square. Deceleration निकल गया. अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है. F इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू के इंटू mg which is equal to mass into acceleration, right? So m और m cancel हो गया. So mu k is equal to a upon g. a है हमारा 1.96 and g is equal to 9.8. है ना. ये बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स भी नेगेटिव है, ये माइनस एम है, ये भी नेगेटिव है. माइनस साइन इसलिए हमने नहीं लिया कि हम बस इसके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर. सो 1.96 by 9.8 करेंगे. So this is 0.2. So coefficient of kinetic friction is 0.2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग आई होप समझ रहे हैं. हमने इसको रोल कर दिया है इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के तरफ लग रहा है एफ के. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी u था इसका, u वाज इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड. कुछ डिस्टेंस के बाद ये जाके रुक जाता है. फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इट स्टॉप्स. सो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बेसिकली अगर इसका वेट mg है, नॉर्मल रिएक्शन n है, तो Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू n होता है. सो म्यू के इंटू mg हो जाएगा. उसको ma से, जो मास इनटू एक्सेलरेशन है, उससे इक्वेट करके हम लोग म्यू के का वैल्यू निकाल लें. आ गया समझ सबको? यस सर, एक डाउट है पर मतलब पिछले कॉन्सेप्ट में, वर्क वाले में, किसमें? जो
वर्क का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, उसमें अगर हम परफेक्ट मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएं तो सिर्फ फ्रिक्शन को काउंटर एक्ट करके लाइक वहीं खत्म नहीं हो जाएगा, वो मोशन कैसे मतलब एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तुम बेसिकली यहाँ पे किस किस के बारे में बात कर रहे हो? अगर हम एक बॉडी अज्यूम करें जो रेस्ट पे है हाँ जी। और फिर उसका जो एग्जिस्टिंग फ्रिक्शन है उस उतना तुम इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात कर रहे हो या प्लेन के बारे में बात? नहीं, प्लेन सरफेस, इंक्लाइन प्लेन। प्लेन सरफेस पे तुम बोल रहे हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हम एक एक्सटर्नल फोर्स P लगा रहे हैं, राइट? इसके वजह से यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F इस डायरेक्शन में, राइट? तो F इज इक्वल टू ये mg हो गया और ये R हो गया, राइट? तो F जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू म्यू के इंटू mg हो गया। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, अब तुम जो इसको हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स या फिर वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों केस में वो क्या हो जाएगा, F इंटू एस कर लो या P इंटू एस कर लो, एक ही बात। तो हम लोग यहाँ पे नेट वर्क डन नहीं निकाल रहे, वर्क डन ड्यू टू अ पर्टिकुलर फोर्स निकाल रहे। इस फोर्स की वजह से वर्क डन P इंटू एस है। तुम ये कह रहे हो कि भाई इस पूरे पे, ये पूरा जो सिस्टम है इस पे हम वर्क डन निकाल रहे हैं, मतलब इस पे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट S करेंगे। तो आप कह रहे हो कि F नेट 0 हो गया तो नेट वर्क डन 0 हो। मैं इससे मना कब कर रहा हूँ? मैंने तो जो वर्क डन निकाला है वो क्या निकाला है, वर्क डन ड्यू टू अ फोर्स। हाँ सर, वो मैंने वर्क नेट ले लिया और फोर्स सिर्फ सिस्टम की देख रहा था, ठीक है, सॉरी। तो अब आप या तो वर्क डन उस फोर्स की वजह से निकालेंगे या पूरे सारे फोर्सेस की वजह से निकालेंगे। तो सारे फोर्सेस की वजह से 0 होगा क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जा रहा है यहाँ पे, बट जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से देयर विल बी अ वर्क डन दैट इज F इंटू एस, एंड एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी एक वर्क डन होगा P। हाँ ठीक। Now let us do this next question. So calculate the power of an engine which can just pull a train of mass 5,000 quintals up an incline of 1 in 50. Up an incline of 1 in 50 का मतलब, अगर हम ये बेसिकली इसके एंगल को बताता है, tan थीटा को बताता है 1 in 50 का मतलब, ठीक है? So 1 in 50, right? So calculate the power of an engine which can just pull a train of mass 5,000. So mass M is equal to 5,000 quintals, right? So this will be equal to 5 into 10 to the power 5 kg हो गया, right? उसके अलावा up an incline of 1 in 50 sin theta, मतलब 1 in 50 का मतलब कि ये परपेंडिकुलर 1 है और ये इसके अलोंग 50 डिस्टेंस मूव करेगा। 1 in 50 मतलब हाइट कितना बढ़ेगा, अगर 50 अलोंग द इंक्लाइन जाएगा तो हाइट 1 बढ़ेगा। 1 in 50 का मतलब ये अप एंड इंक्लाइन 1 मतलब y 1 मूव करेगा तो ये जो अलोंग द इंक्लाइन है 50 मूव करेगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेसिकली साइन थीटा इज 1/50। Okay. So sin theta is given as 1/50. V is 54 किलोमीटर पर आवर। 54 into 5/18 हो गया। This is 15 मीटर पर सेकंड। तो ये 1 in 50 वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। जब ये ट्रेन इंक्लाइन के ऊपर चल रहा है तो जब ये 50 मीटर, मान लो 50 मीटर या 50 यूनिट इधर जाएगा तो हाइट कितना इसका ऊपर चला जाएगा इस लेवल से, दैट विल बी 1 यूनिट। सो 1 in 50 का मतलब ये हुआ अप एन इंक्लाइन ऑफ 1 in 50 मींस इट व्हेन इट ट्रेवल्स 50
along the incline the height increases by 1. Okay, Okay, sir. that's the way of writing basically. So basically 1 in 50 हो गया तो sin theta 1 by 50 कर लेना, ऐसे करके याद कर. तो ये 15 मीटर पर सेकेंड v का वैल्यू निकल गया हमारा. अब हमें करना है resistance due to friction, the frictional force F is equal to 0.8 Newton per क्विंटल. तो अब देखो 5000 क्विंटल है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फ्रिक्शन F इज इक्वल टू 0.8 इंटू 5000. सो दिस इज 4000 न्यूटन हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इसको मूव करा तो जितना फ्रिक्शन फोर्स है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे होंगे, है ना. तो एक्सटर्नल फोर्स P जो लगा रहे हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू. सो अब हम लोग ये बात करते हैं, यहाँ पे ये ट्रेन है लेट्स से, इस पे एक ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं P स्पीड से, तो इसका एक mg sin थीटा इधर होगा और एक फ्रिक्शन फोर्स भी इधर नीचे की तरफ लगेगा. तो नेट फोर्स P will be equal to F plus mg sin theta. F है हमारा 4000 न्यूटन प्लस mg sin थीटा हम लोग करें तो sin थीटा का वैल्यू तो 1/50 है ही. 5 into 10 to the power 5 into 9.8 into 1/50, right? So 5 into 10, ये 10 to the power 4 बचेगा, 9.8. So this is 4000 plus of 98,000, right? So 98,000 plus 4,000 कर लेंगे. So this is 102 and then 000. This is the force. Power of an engine which can just pull. So power को सीधे force into velocity भी कर दो ये तो चल जाएगा. So power is equal to P into V. P is force, basically external force. So P into V means 102,000. Velocity 15 meter per second. So this will be 102,000 into 15. So 153 and then 40. Watt. किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1530 किलोवाट. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चा? sir. Yes, sir. Now, friction is a necessary evil, and a friction is called a necessary evil. Why? Because it is a necessity because we cannot do without it, and at the same time it is an evil because it involves unnecessary waste of energy. So loss of energy होता है ना friction की वजह से, है ना? तो evil इसीलिए क्योंकि loss of energy हो रहा है और necessary इसलिए कि उसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता है basically. So friction is a necessity. Advantages of friction देखेंगे. Walking will not be possible. हम लोग चल पाते हैं इसीलिए क्योंकि frictional force है. Our foot pressing the ground for walking will slip when there is no friction. So no two surfaces will stick to each other if there is no friction. उसी तरह से कोई भी दो object will not stick to each other. जो adhesion वगैरह जो होता है that is always because of friction only. Brakes of the vehicle will not work without friction.
ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ही तो ब्रेक अप्लाई हो रहा है. Nuts and bolts for holding the parts of machinery together will not work. Writing on blackboard or on paper will not be possible without friction. The transfer of motion from one part of machine to the other part through belts and pulleys will not be possible without friction. Adhesives will lose their purpose and cleaning with sandpaper will not be possible without friction. ठीक है, सैंड पेपर से हम किसी चीज को रब करके साफ जो करते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही रब हो रहा है ना, और क्लीनिंग हो रहा है. So that will not be possible. Friction between the road and tires of a car provides the necessary force to accelerate the car, so which again will not be possible if friction is not there. Friction between a matchstick and matchbox causes the matchstick to catch fire. So these are the advantages, but basically that makes the friction necessity. Now friction is an evil disadvantage of friction. First is that it always opposes the relative motion between any two surfaces in contact. So therefore extra energy has to be spent in overcoming friction. Thus friction involves unnecessary expense of energy. That is why output is always less than input. Friction causes wear and tear of parts of machinery in contact. Thus their lifetime reduces because of the wear and tear. Now frictional forces results in the production of heat, which causes additional damage to the machinery and lowers its efficiency. फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, उसके वजह से जो वहाँ पे जो गैस्केट्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, रबर के जो गैस्केट्स वगैरह मशीन के पार्ट्स के बीच में लगे रहते हैं, वो बेसिकली थोड़े दिन में वो मतलब हीट के वजह से इट रप्चर्स बेसिकली. So additional damage to the machinery and lowers its efficiency. Hence we conclude that friction is a necessary evil. जरूरी भी है और evil भी. Now methods of changing friction. तो आप मतलब friction को reduce जो किया जा सकता है, reduce भी किया जा सकता है, increase भी किया जा सकता है. Depend करता है कि हमें क्या चीज के लिए क्या required है. Some of the ways of reducing friction are by polishing. So polishing makes the surface smoother, therefore friction reduces. तो polish करने से friction surface smooth हो जाएगा और उससे friction reduce हो जाता है. उसी तरह lubrication, lubricants like oil, grease, etc. fill up the irregularities of the surface, making them smoother. Due to it, the two surfaces will not be in direct contact with each other. One surface will slide on the oil layer present there. तो बेसिकली दो लेयर के बीच में अगर हम ऑयल डाल देते हैं या ग्रीस डाल देते हैं तो उससे क्या है कि इनकी इरेगुलरिटीज फिलअप हो जाती हैं और उसको स्मूथ बना देता है ये लुब्रिकेंट, जिससे एक के ऊपर जब दूसरा स्लाइड कर रहा होता है तो इजीली स्लाइड कर सकता है without any resistance. So by proper selection of materials you can in fact reduce friction by properly selecting the material. You can increase friction again by properly selecting the material. So we have studied that friction depends on nature of material of the surfaces in contact. So the surfaces of moving parts of machine in contact can be lined with materials having low coefficient of friction. So on the same basis, tires are made of rubber. Now this is because friction between rubber and concrete is much less than friction between iron and concrete. By streamlining, so friction due to air is considerably reduced by streamlining the shape of the body. Sharp in front, moving through air. For example, jets, aeroplanes, fast moving cars, etc. are given streamline shape. So generally जो aeronautical engineers होते हैं उनको वो shape वगैरह के बारे में जानना जरूरी होता है. और streamlining क्यों जरूरी है? जिससे air friction को reduce किया जा सके और ज़्यादा speed से objects move कर सके. जितना ज़्यादा streamline, better streamline shape होगा उतने आसानी से वो move कर पाएगा air friction को reduce करके. By using ball bearings, तो ball bearings में क्या होता है कि जो अगर ये दोनों मान लो ये हमारे पास दो ड्रम्स हैं और ये दोनों, ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, एक ये स्फीयर है और दूसरा ये स्फीयर है.
अब ये दोनों स्फीयर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता और तब ये स्लाइड करता तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता और बहुत मतलब हीट अप हो जाता बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। दोनों जो लेयर है, तो उसके बीच में अगर बॉल बेयरिंग्स डाल देते हैं तो वो स्मूथ हो जाता है बेसिकली। इसका जो मोशन है वो स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स एज शोन इन द फिगर, द बॉल बेयरिंग अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स। तो एक ये जो सिलेंडर ए है और दूसरा सी है, कोएक्सियल सिलेंडर्स ए एंड सी, between which suitable number of hard steel balls B are arranged। ठीक है, छोटे छोटे स्टील बॉल्स होते हैं, है ना, जो कि इसके बीच में होते हैं। अपने साइकिल के पेडल को देखोगे तो उसके अंदर भी बॉल बेयरिंग होता है, बहुत सारी जगह पे तुमको बॉल बेयरिंग्स दिखेगी। So the inner cylinder A is fitted on the axle and other cylinder C is fitted to the wheel. So when the wheel rotates, the ball B rotates in the direction shown in figure. Now the wheel does rolls on the balls instead of sliding on the axle. In this way, sliding friction is converted into rolling friction, which is much less. Okay, so the sliding friction is converted into rolling friction, which is much less. Is it clear? ठीक है. Yes, sir. Now let us do these questions now. So a block of weight 20 Newton is placed on a horizontal table and a tension T is applied on the block. Now tension can be increased to 8 Newton. इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं हम लोग? 8 न्यूटन तक बढ़ा सकते हैं before the block begins to slide. तो 8 न्यूटन जब टेंशन हो जाएगा तब ये ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा. A force of 4 Newton keeps the block moving at constant speed. बट जब वो मूव करने लगता है तब उसके बाद 4 न्यूटन ही लगाने की जरूरत है उसको कांस्टेंट स्पीड पे मूव कराने के लिए. मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस हो गया और ये बेसिकली हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन के केस के बराबर हो गया. सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. सो बेसिकली अगर T इधर लगा रहे हो, R इधर है, mg इधर है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे की तरफ F लगेगा, राइट. द फ्रिक्शनल फोर्स, the static friction Fs is equal to mu s into n, which is equal to mu s, मतलब यहाँ पे R है, सॉरी, reaction force, so mu s into mg, right. so ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर. टेंशन हमको कितना लगाना पड़ेगा? Fs के बराबर, अगर इसको मूव करना है, स्टार्ट कराना है तो, ठीक है ना. तो ये बेसिकली 8 न्यूटन इज इक्वल टू mu s इंटू m इंटू जी. वेट कितना है हमारा इसका? 20 न्यूटन, राइट. सो बेसिकली mu s इज इक्वल टू 8 अपॉन 20, 4 अपॉन 10, दैट इज 0.4 हो गया mu s का वैल्यू. और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो उस समय टेंशन हम लोग कितना लगाएंगे? T डैश इज इक्वल टू जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके बराबर लगाना होगा. तो T डैश कितना लगा रहे हैं? 4 इज इक्वल टू Fk is equal to mu k into n. So 4 is equal to coefficient of kinetic friction is equal to mu k, और जो हमारा सॉरी mu k into r कर रहे हैं, this is 20. So the value of mu k is equal to 4 upon 20, 1 upon 5. So this is 0.20. तो ये 0.40 है और ये 0.20. सो ये म्यू के का वैल्यू हो गया और ये म्यू एस का वैल्यू. क्लियर है? Yes, sir. देख लिया सबने?
Yes, sir. Yes, sir. Now, the second question, the coefficient of friction between the ground and the wheels of a car moving on a horizontal road is 0.5. So mu ka value is 0.5. If the car starts from rest, what is the minimum distance in which it can acquire a speed of 72 km/h? So basically, mu k is equal to 0.5. Okay. Now, so coefficient of friction between the ground and the wheels of the car moving on a horizontal road is 0.5. If the car starts from rest, that means u is equal to 0. Minimum distance in which it can acquire a speed, v is equal to 72 km/h. So this is 72 into 5 by 18, right? So this is 18 ones are 18 and 18 fours are 72. So this is 20 meter per second. Okay. अगर now इसका वेट mg है, नॉर्मल रिएक्शन n है, फ्रिक्शन f पीछे की तरफ है, राइट? सो जो फोर्स होगा, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg है, और ये ma हम लोग का नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू this is m into a is equal to mu mg. So this is equal to, ये कैंसिल कर लेंगे तो एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर लग रहा होगा इस पे. सो इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 इंटू 10 ले लेंगे या 9.8 लेंगे, 10 ही ले लेते हैं. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. सो अब जो हम लोग इस पे जो ए हमें पता चल गया, वी हमें पता है, यू पता है, तो एस हमें निकालना है. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो दैट इज 20 square is equal to 0 square plus 2 into 5 into s. So 400 by 10 is equal to s. So this is equal to 40 meter. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here. इसके आगे हम लोग next class में करेंगे. So we'll do more of numericals in the next class. And इतना जितना है हम लोग, मैं शेयर भी कर लूंगा तुम लोगों के साथ, उसको पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है? इसको इसके बाद जो पोर्शन है दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड बैंकिंग ऑफ रोड. बेसिकली कि जब हम लोग कहीं सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं